दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों बिहार में जिस प्रकार से एसआईआर का प्रोसेस शुरू हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का किया जाना शुरू हुआ, उस पर अब एनडीए के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा सहयोगी दल एनडीए गठबंधन के अंदर, जिसे नानी फैक्टर कहते हैं, नी के राज्य यानी नीतीश के राज्य में तो एसआईआर चल रहा है, लेकिन नानी के ना वाले यानी नायडू वो आंध्र प्रदेश को लेकर अभी से चिंतित हो गए हैं और कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठा दिए हैं जिसके बाद अब ये एसआईआर की एक्सरसाइज यदि बिहार में कंटिन्यू होती है तो इसका मतलब तो आमतौर पर यही लगाया जाएगा कि वोटिंग प्रक्रिया भारत में सवालों के दायरे में है। चुनाव प्रक्रिया और चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की गारंटी सवालों के दायरे में, और सवालों के दायरे में विपक्ष को लग रहा है तभी वो सवाल भी उठा रहा है। अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों पर सच दिखाने के लिए एफआईआर हो रही है और इन सब के बीच जो सवाल चंद्रबाबू नायडू ने उठाया, उस सवाल में इतने बुनियादी सवाल हैं जिसकी चर्चा यदि की जाए तो पूरी प्रक्रिया ही एक तरह से खटाई में पड़ती दिखती है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस किसी राज्य में एसआईआर कराना है, उस राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव के 6 महीने पहले यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 6 महीने पहले पूरी कर ली जाए। यदि बिहार के संदर्भ में नायडू की मंशा को इस सवाल के माध्यम से हम देखें तो पिछली बार 2020 में 25 सितंबर को आचार संहिता लिखी लगी थी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चंद्रबाबू नायडू जी कहना चाह रहे हैं कि यदि बिहार में 25 सितंबर को आचार संहिता इस बार भी लगती है तो 25 मार्च के पहले ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसका सीधा मतलब यही निकलता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसको नागरिकता के प्रमाण पत्र और सबूत से जोड़ कर ना देखा जाए, ये दोनों अलग अलग सवाल है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चंद्रबाबू नायडू ने कही कि वोटर लिस्ट के वोटर्स के ऊपर ये बर्डन न डाला जाए कि वो अपना सत्यापन करे। ये काम आयोग का है, ये काम आयोग के प्रतिनिधियों का है कि वो सत्यापन करें कि कौन वोटर है कौन नहीं है, वो कलेक्ट करे। यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना ये मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने का माध्यम हो सकता है, घटाने का माध्यम, किसी को मताधिकार से वंचित करने का माध्यम होने का संदेश जाए, ये उचित नहीं है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो बेहद महत्वपूर्ण है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया और ऐसी घटनाओं पर एक सीएजी की को ऑडिट करानी चाहिए। ये ऑडिट का अधिकार सीएजी को दिया जाए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कि वो बताएं कि इसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा। अब सीएजी से यानी एक संवैधानिक संस्था की जांच दूसरी संवैधानिक संस्था करे, एक संवैधानिक रूप से स्वायत्त संस्था की जांच दूसरी संवैधानिक रूप से स्वायत्त संस्था करे, ये सवाल खड़े कर देना ही अपने आप में निष्पक्षता पर सवाल उठाने जैसा है। और ये सवाल ध्यान रखिए विपक्ष ने नहीं उठाया। इतना कड़ा सवाल तो एसआईआर पे विपक्ष ने भी नहीं पूछा था, जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रतिनिधिमंडल को जिस प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भेजा चुनाव आयोग में और पूछ लिया, और ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो 2029 में है, उसके पहले यदि एसआईआर कराना है तो ये प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी जाए। 1 महीने जैसा छोटा पीरियड जैसे बिहार में 25 जून से 25 जुलाई दिया गया, वो नहीं दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने तो एक तरह से पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में ला दिया। और उसके बाद की परिस्थितियों को देखिए, आप हमारी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। ये ट्वीट उन्हीं पत्रकार का है, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी का है। और अजीत अंजुम जी ने ट्वीट किया है, जिनके ऊपर एफआईआर हुई है सच दिखाने के लिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली के कुछ चुनिंदा पत्रकारों को सीईसी के साथ चाय पर चर्चा के लिए आज 3 बजे बुलाया गया है। और ट्वीट का जो टेक्स्ट है वो अब आप पढ़िए, जो पत्रकारों को भेजा गया है बकौल अजीत अंजुम जी। प्लीज ज्वाइन अस फॉर एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन विद सीईसी श्री ज्ञानेश कुमार एट 3 PM टुडे, दैट इज वेडनेसडे, जुलाई 16, फर्स्ट फ्लोर निर्वाचन सदन। यही संदेश सबको भेजा गया है। उम्मीद है साथी पत्रकार सर से एसआईआर के बारे में जरूरी सवाल जरूर पूछेंगे, और जरूरी सवाल जो पूछेंगे तो स्वाभाविक है सूत्र के हवाले से उन्हें खबर करने की जरूरत तो मेरा मानना है कि नहीं पड़नी चाहिए। खैर, यदि निर्वाचन सदन बुलाया गया है कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को, तथाकथित वरिष्ठ पत्रकारों को, हम लोगों को तो खैर एफआईआर करने वाले भी पत्रकार नहीं मानते, अजीत अंजुम जी को यूट्यूबर लिख रहे हैं, ये हालत हो गई है। और इन सब के बीच बिहार में जो फॉर्म बांटे गए हैं, नगर निगम के द्वारा बांटा गया फॉर्म का प्रारूप अलग है
और बीएलओ के द्वारा दिया गया फॉर्म का प्रारूप अलग है। दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने इसे फ्रंट पेज पर छापा है, तो क्या दैनिक भास्कर पर भी एफआईआर होगी? और इन सब के बीच एक फोटो आई, एक वीडियो आई है। कॉपीराइट का मामला बनता है इसलिए हम दिखा नहीं सकते। वायरल है वो वीडियो। दरभंगा में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष एसआईआर की प्रक्रिया के दरमियान एसआईआर करने वाली बीएलओ और उनकी टीम के पास पहुंच करके निगरानी करती हुई देखी जा रही है। कितना गंभीर सवाल है। आखिर भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष को यह अधिकार किसने दिया? तो इन सब सवालों पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के साथ। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहला सवाल, चंद्रबाबू नायडू ने जो 4-5 पॉइंट उठा दिए, ये तो पूरी प्रक्रिया को खटाई में डालने जैसा है। ये काम विपक्ष ने किया होता ऋषि जी, तो अब तक तो टुकड़े टुकड़े गए, खान मार्केट गए, पता नहीं क्या क्या शब्द उसके लिए इजाद कर दिए गए होते। लेकिन नायडू साहब ने जो बात कही है, क्या लगता है अब इस प्रक्रिया का कोई औचित्य रह जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बाद, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा छोटे अलायंस पार्टनर हैं एनडीए के, उनके रहने या न रहने से केंद्र सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बाद चंद्रबाबू नायडू का इस प्रकार से बयान देना कि एसआईआर करानी ही थी, तो 6 महीने पहले, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इसको कंप्लीट करा लिया जाना चाहिए था। यानी जो टाइमिंग को लेकर सवाल विपक्ष उठा रही है, टाइमिंग और टाइम पीरियड को लेकर जो सवाल उठा रही है, वही सवाल अब केंद्र में जो इनके सहयोगी हैं एनडीए के, भाजपा के बाद दूसरे नंबर की जो पार्टी है टीडीपी, उनके जो प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया है और सवाल जायज भी है। देखिए, तमाम विपक्षी पार्टी, करीब 22 से 23 जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो मैंडेट है, ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने हालांकि कोई डायरेक्शन नहीं दिया अभिषेक जी, लेकिन उन्होंने भी जो उनका ऑब्जर्वेशन था, सलाह था कि भाई टाइमिंग को लेकर उन्होंने भी सवाल उठाया कि इतनी जल्दीबाजी क्यों, इतना शॉर्ट पीरियड क्यों दिया गया? आपको कराना ही था तो लोकसभा चुनाव से ठीक बात आप करवा लेते। एकाएक आप निर्णय ले लिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन में आया, आपको कोई डिसीजन ले लिए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी का मामला हो, किसान बिल का मामला हो। आप जितने भी बड़े डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया है, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि कैबिनेट के किसी भी सहयोगी से वो पूछते तक नहीं है। वही स्थिति चुनाव आयोग की है। आप बिहार में एसआईआर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, एसआईआर करवाना चाहते हैं, तो अच्छा ये होता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आप बुला लेते। ऋषि जी, आपके बीएलओ ने 2 फॉर्म दिए हैं कि 1 दिए हैं? मैं वही बताता हूं कि हमारे घर में 15 से 20 वोट हैं, मेरे चाचा और पूरे परिवार मिला के 20 वोट हैं, 20 फॉर्म। आप बीएलओ हमारे यहाँ आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीएलओ आए थे, 20 फॉर्म देके गए, लेकिन रिसीविंग के नाम पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्म देके नहीं गए हैं। यानी एक मतदाता को 2 फॉर्म देना है, एक आप डिटेल भर के बीएलओ को देंगे, दूसरा फॉर्म में बीएलओ आपका डिटेल भर के आपको रिसीविंग देंगे। लेकिन हमारे घर में 2-3 पत्रकार हैं, पत्रकारों के घर में इस प्रकार का हाल है, तो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे ये बीएलओ वाले? और बीएलओ वाले बेचारे क्या करेंगे? उनली प्राणी है, शिक्षक है, जनरली जो बीएलओ है क्या शिक्षक है, टीचर है, उनको ड्यूटी लगा दिया गया है। आप बीएलओ से बात कीजिए अभिषेक जी, ग्राउंड लेवल पे 2-2 बजे रात तक काम करवाया जाता है इन लोगों से, 2-2 बजे रात तक। और हालात ये हैं कि कुछ दिन पहले, मैं यदि सही हूं, भागलपुर के किसी प्रखंड के एक वीडियो ने रिजाइन कर दिया, बोला ये जितना वर्कलोड है एसडीएम साहब, जितना वर्कलोड है और जिस प्रकार से एसडीएम साहब हम पे प्रेशर बना रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेवा मुक्त कर दिया जाए। आप समझ जाइए, वीडियो बनने के लिए वीडियो साहब ने अपने छात्र जीवन में कितना मेहनत किया होगा, कितना बार अटेम्प्ट दिया होगा, तब जाके वीडियो बने होंगे। वो बेचारे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सरकार से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से हाथ जोड़ लिया कि सेवा मुक्त कर दिया जाए।
और दिल्ली में बैठे हमारे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में उनके जो नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े महंगे कोट पैंट लगा के आते हैं डिबेट में, कहते हैं कि भैया 2 फॉर्म दिए गए हैं। आप भी जाते हैं उस डिबेट में? मुझे तो काहे नहीं बोलते हैं कि 2 नहीं मिले हैं? अरे मेरा तो बहस हो गया, झड़प हो गया परसों रिपब्लिक भारत पे। अजय आलोक थे। अब अजय आलोक कितने बड़े बाप के बेटे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। उनके पिता बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा अस्पताल है, महंगे महंगे कपड़े और महंगे महंगे, वो भी भूतपूर्व। तो आप समझ जाइए, वो दिल्ली से बैठ के, जब मैंने ये कहा तो एंकर को बुरा लगा कि आप दिल्ली से इतना नाराजगी क्यों है ऋषि जी? मतलब दिल्ली से नाराजगी नहीं है, क्योंकि काम बिहार में हो रहा है। बिहार में जाके देखिए आम आवाम किस प्रकार से परेशान है, और जिनको आपने एसआईआर कराने की जिम्मेवारी दे रखा है वो बेचारे कितने परेशान है। डीएम पे कितना प्रेशर है, एसडीएम पे कितना प्रेशर है, बीडीओ पे कितना प्रेशर है, और सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे निजी शिक्षक समाज है। कुछ भी होता है इनकी ड्यूटी लगा दीजिए, चुनाव है इनकी ड्यूटी, कोरोना आया इनकी ड्यूटी, कोई भी महामारी आई इनकी ड्यूटी, जनगणना करना है इनकी ड्यूटी, और सैलरी देंगे क्या? चाइनीज सैलरी देते हैं। तो सवाल, मैं आपके मूल सवाल पे आता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था, टाइमिंग को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कल जो कहा है, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए झटका है, बीजेपी के लिए झटका है। और जो एक तरह से आप अपना निर्णय, रात में मेरे सपने में कुछ आया और सुबह हमने आप पे थोप दिया। तो चुनाव आयोग जी, ये हिंदुस्तान है। चुनाव आयोग से मैं कहना चाहता हूँ जोड़ा जाना चाहिए। मैं हिंदुस्तान है ऋषि जी, मैं बताऊं आपको, मैंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ लिख दिया। इसके बारे में मैंने लिखा कि भाई ये नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है नागरिकता के बारे में पूछने का। कुछ लोग आ गए उसमें किस आधार पर लिखा हुआ है कि आधार जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अब मैं ऐसे महानुभावों को कितना जवाब देता फिरूं कि भारत सरकार ने आज तक नागरिकता प्रमाण पत्र के तौर पर कोई सर्टिफिकेट, कोई आई कार्ड भारत में नागरिकता सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट किसी को जारी ही नहीं किया है। तो जो आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो नागरिकता के प्रमाण पत्र है? कतई नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि नागरिकता के प्रमाण पत्र। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता पूछने वाला? ये एक अपने हाथ में ऐसा सवाल है, मतलब यहाँ आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी ऋषि जी। अरे भाई साहब, जो जिन 11 डॉक्यूमेंट्स को चिन्हित किया गया है, उनमें से अधिकतर डॉक्यूमेंट्स तो आधार के आधार पे ही बनते हैं। आधार के आधार पे ही तो बनते हैं, वही तो बेस है। तो जो बेस है उसको नहीं मानिएगा, और जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स बन रहा है उसको मानिएगा। आप बताइए, जो गरीब आदमी है, जिसके पास जमीन नहीं है और जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप मेरे ही पिता का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगिएगा तो हम कहां से देंगे? अभिषेक जी, आप भी नहीं दे पाएंगे। और माननीय न्यायाधीश साहब ने भी बहस में कहा कि आप मेरे पिता का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तब जब सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑनरेबल जज है वो नहीं दे पाएंगे, तो गरीब मजदूर कहां से दे पाएगा? जो गुजरात रह रहे हैं, जो बेंगलोर रह रहे हैं, जो मुंबई रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं जॉब के लिए, हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमजीवी, बताइए उनका दस्तखत कौन कर रहा है? एक बड़ा सवाल है कि उनका दस्तखत करके फॉर्म कौन जमा कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं 10 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ, उसमें चुनाव आयोग का जो 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 बिहार से संबंधित अधिकारी हैं, डीएम है, एसडीएम, उन पे दबाव था कि 60% कैसे भी आप दिखा दीजिए, ताकि हम कहें कि इतने कम दिनों में मैंने 60% फॉर्म जमा कर लिया है। लेकिन क्या माननीय न्यायालय ने यह जानने की कोशिश की कि फॉर्म के साथ कितने फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगे हैं? किसी सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दिया गया है। वो फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट चिन्हित किए गए हैं, 11 डॉक्यूमेंट जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया गया है? और जब पत्रकार, 1-2 पत्रकार हैं जो आज भी हिम्मत रखते हैं कि सरकार से सवाल करने का, तो उन पे एफआईआर कर देते हैं। आप देखिए वो क्या दिखा रहे थे, बीएलओ से बात कर रहे थे कि आपने 2 फॉर्म दी तो नहीं, जिस घर में आपने सर्वेक्षण करने गया वहां उस घर को मार्कअप किया तो नहीं। बेचारे जो पत्रकार हैं हमारे, अजीत अंजुम जी बड़े भाई है हमारे,
हम लोग के सीनियर हैं। अरे बेचारे नहीं है भाई, अजीत वो अंजू बहुत अजीत जिगरा वाले हैं, अरे बेचारे मतलब नहीं कहने है। हम सब लोग उनके हाँ साथ हैं, बेचारे कैसे हैं वो? नहीं नहीं, मतलब कहने के टोन में मैं कह गया हूँ। मैंने पहले ही कहा कि चंद पत्रकारों में से हैं जिनमें इतनी कुवत है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से वो सवाल कर सकें। आज के इस माहौल में कितने पत्रकार हैं जिनमें ये हिम्मत है ऋषि जी, केंद्र सरकार अभी के अजीत अंजुम जी गलत पर मैं नीतियों का आ रहा सवाल हूँ। करना। ऋषि जी, अजीत मैं अंजुम जी पर मैं 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 अभी आ रहा हूँ। अजीत मैं जी अजीत अंजुम जी पे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकारों ने क्या पूछा उनसे सवाल कि जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उसको ग्राउंड पे क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है, यही गलती है उनकी। जी। अब एक चीज देखिए ऋषि जी, एक चीज देखिए, एक सवाल जो चंद्रबाबू नायडू ने उठाया है कि पूरी प्रक्रिया की ऑडिट सीएजी से कराई जाए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। मतलब ये सवाल अपने आप में एक बेहद गंभीर आरोप के रूप में सामने आता है। सीएजी से ऑडिट कराने की मांग का मतलब क्या है? कि चंद्रबाबू नायडू को इसकी निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। अदरवाइज सीएजी की ऑडिट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सीएजी की ऑडिट के आधार पर वीपी की क्या नाम है, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। सीएजी की ऑडिट के आधार पर जो है वो फोर्स का बवंडर खड़ा हो गया। यही सीएजी थे विनोद राय जिन्होंने कहा था 2.25 लाख करोड़ रुपए का घपला हुआ है। इन्होंने ही कहा था ना, बाद में माफी मांगी थी। जब मोदी सरकार बन गई, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, माफी मांगी थी गलत डेटा के लिए। 2G स्पेक्ट्रम पर यही महोदय ने कहा था ना, क्योंकि लोग इस देश में सीएजी के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। सीएजी के बारे में दर्शकों को बता दूं, किसी को सीएजी बनाया जा सकता है, लेकिन सीएजी को किसी महाभियोग के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। सीएजी एक ऐसा पद है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको पद से हटाने की कोई प्रक्रिया का वर्णन संविधान में नहीं। सीएजी बन गए तो 6 साल तक आप सीएजी रहेंगे ही रहेंगे, जब तक कि बीच में कोई खुद से इस्तीफा न दे दे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है, अरे लेकिन ऋषि जी, भाई साहब अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया क्या है ये बताइए ना। हटाने नहीं हटा सकते हैं, सरकार जिसे लेकिन मर्जी बना सीएजी दे। किन वही 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 सवाल तो सबसे बड़ा सवाल वही है, किसके आशीर्वाद से, किसके 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 ब्लेसिंग से सीएजी का जो हेड होते हैं वो बनते हैं। अब जी, जिनके तो आशीर्वाद से बनेंगे तो उनका बात तो मानेंगे ही ना। नहीं, ये सवाल जो मेरा सवाल सीएजी नहीं है, मेरा सवाल ये है ऋषि जी कि चंद्रबाबू नायडू ने जो बात कही है कि सीएजी से ऑडिट होनी चाहिए, ये आपको क्या लगता है, ये इस गंभीर आरोप के बाद क्या अब नाक बचाने के लिए भी ज्ञानेश कुमार के पास कोई रास्ता दिखाई देता है? या उनका जो लोग समर्थन कर रहे हैं, सहयोगी दल उनका इस तरह की बात अगर करता हुआ है, और ये वाजिब सवाल है, मैं चंद्रबाबू नायडू की डिमांड से व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं। चैनल पर मेरी देखिए व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी भी एक नागरिक देखिए के तौर पर व्यक्तिगत राय है जिससे मैं सहमत हूं। आपको क्या देखिए लगता है? इसका पॉलिटिकल एंगल है। तो पॉलिटिकल एंगल, चुनाव आयोग और ये इन चीजों को छोड़ दीजिए, इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है कि चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी पे विश्वास नहीं करते हैं। कब क्या कर दे सहयोगी दलों के साथ कहा नहीं जा सकता है। अब चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी समझिए, इनका बेस वोट क्या है वहां। अब बीजेपी का किस किस वर्ग से खुन्नस है, आप इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि भविष्य में ये प्रयोग वहां भी कर दें। तो ये कंसर्न चंद्रबाबू नायडू का जो कंसर्न है वो समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रबाबू नायडू कई मसलों पे केंद्र सरकार यानी बीजेपी से मतांतर रखते हैं, क्योंकि उनका जो सामाजिक आधार है ठीक उसी प्रकार से जो एक समय में जेडीयू का था। अब जेडीयू इस चीज को समझती नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता आए भाई करके चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपने बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला के आपने हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 10 से 15,000 वोटों का नुकसान किया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी, कि जिस प्रकार से आपने वक्फ बोर्ड वाले मामले में बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाया। सीमांचल में आपको हर विधानसभा में क्षेत्र में बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन 5-10 हजार वोट मिलते थे इस समाज के, खासकर पसमंदा मुसलमानों का वोट मिलता था। आपने तो सुर में सुर मिलाया। इसका नुकसान किसको होगा? जेडीयू का। और कोई भी पार्टी का एक सामाजिक कॉम्बिनेशन होता है, पसमंदा मुसलमान प्लस लवकुश प्लस महिला प्लस पचफोरना, तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन को तो तोड़ लिया, दूसरा लवकुश पे बीजेपी काम कर रही है, तो ये जेडीयू समझ नहीं पा रही है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू का यही कंसर्न है कि ये ऐसे करेंगे, हो सकता है कि चुनाव के आसपास ऐसा कुछ खेल कर गए कि हमारे हर विधानसभा क्षेत्र से 5-10 हजार वोट तोड़ लेंगे। चलिए, आप 5-10 हजार तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम उस सवाल पर आते हैं जो आज का सबसे बड़ा सवाल है।
चंद्रबाबू नायडू जी के सवाल के बाद उनकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा चुनाव आयोग को अपनी मांग, अपनी डिमांड सौंपे जाने के बाद आज ज्ञानेश कुमार हरकत में आते दिखते हैं। अजीत अंजुम के जिस ट्वीट का मैंने जिक्र किया है, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। आज 3 बजे पत्रकारों को ज्ञानेश कुमार ने बुलाया है। तो नायडू की चिट्ठी के बाद जो हरकत है वो ये है कि कुछ चुनिंदा पत्रकारों को 3 बजे आज चर्चा के लिए बुलाया गया है। अब आपको क्या लगता है, नायडू की चिट्ठी ने घुटनों पर ला दिया है या उन पत्रकारों के माध्यम से कुछ नए सूत्र के माध्यम से, सूत्र शब्द को हटा के, क्योंकि सूत्र कहने पर कुछ राजनीतिक दल मूत्र तक चले जाते हैं, मैं वहां तक नहीं जा रहा, लेकिन सूत्र शब्द हटा करके अब वो सीधे बात कर पाएंगे। ये सूत्र क्यों बुलाए जा रहे हैं, आखिर इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था आधार को नोटिफाई करने के लिए, कंसीडर करने के लिए, राशन कार्ड को, इसी आयोग, एपिक कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को, अब तक नहीं किया। हालांकि लिए ऑफ द रिकॉर्ड वो कागज लोग अब लेना शुरू कर दिए हैं बीएलओ, लेकिन नोटिफाई अब तक चुनाव आयोग ने नहीं किया। सवाल ये उठता है कि आज पत्रकारों को बुलाने के पीछे कौन सी घबराहट है, कौन सा डर है, कौन सी परिस्थिति है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक तो चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी में सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी में सवाल उठ रहा है। हर रोज डिबेट हो रहे हैं, हर रोज प्रिंट मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है। दैनिक भास्कर का 4-5 दिनों से फ्रंट पेज स्टोरी देख लीजिए। और खामियां भी है। कहीं कहीं बीएलओ तो पैसा मांग रहे हैं, कहीं कहीं भी एक खबर आई है कि बीएलओ पैसा मांग रहे हैं। आपका जो सर्वेक्षण करने जा रहे हैं या आप वहां जा रहे हैं, बूथ सेंटर पर जा रहे हैं, सेंटर पर जा रहे हैं, वहां बीएलओ पैसा मांग रहे हैं। जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग का, वो जो मतलब जिला स्तर पे जो चुनाव आयोग का काम देख रहे हैं, जनरल जो डीएम है, एसडीएम है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनपे भी दबाव है। टाइम पीरियड बहुत कम है, आपको 20-25 दिनों में इसको कंप्लीट करके देना है। तो चुनाव आयोग पे जो सवाल उठा है, उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है, उसको कहीं ना कहीं उस इमेज को कहीं ना कहीं क्लीन करने के लिए चंद पत्रकारों को बुलाया गया है। अब पत्रकार कौन है, अब वो देखिए, लिस्ट देखिए ना। अब यही लोग अब सामने डिबेट करेंगे, माहौल बनाएंगे। भाई चुनाव आयोग तो बहुत ईमानदार है। भाई चुनाव आयोग इतना ही ईमानदार होते तो 24 में कौन कौन सा भाषण नहीं दिया गया। भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। हाँ, एक धर्म को टारगेट किया गया, वो भी सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे लोगों द्वारा। चुनाव आयोग ने एक नोटिस भी दी क्या? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है जी। चुनाव आयोग मतलब टीएन सेशन। मैं खत्म कर रहा हूं। चुनाव आयोग मतलब टीएन सेशन, जिसने, यदि मैं सही हूं, बाला साहब ठाकरे को मतदान करने से 6 सालों के लिए, वोटिंग राइट से 6 सालों के लिए वंचित कर दिया गया था। है हिम्मत, चाहे किसी भी पार्टी का नेता बदजुबानी करता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, आप कार्रवाई कीजिए ना, डंडा घुमाइए। क्यों डर लगता है आपको? जी, खैर सवाल बड़ा है, और इस सवाल पर अब अजीत अंजुम के ऊपर जो बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में, जो बलिया थाने में जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद से अजीत अंजुम ने अपने बिहार दौरे का कार्यक्रम बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने जो सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उन्हें दिल्ली लौटना था, लेकिन अभी वो दिल्ली नहीं लौटेंगे, एसआईआर की प्रक्रिया के दरमियान बिहार में रहेंगे और अलग अलग जिलों से जाकर के जमीनी हकीकत से लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। यानी उन्होंने अपने मिशन को और तेज कर दिया है। पत्रकार को एक मिशन मैन की तरह काम करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बल्कि यही पत्रकारिता है। जो सच है उसे जनता के सामने लाना, देश के सामने लाना, यही आज की तारीख का सबसे बड़ा सत्य है जो लोगों को लाना चाहिए। लेकिन अब सवाल इसके साथ ये है कि अजीत अंजुम पर एफआईआर जो जिस प्रकार से की गई, दैनिक भास्कर इस तरह की रिपोर्ट कर रहा है, संतोष सिंह और पूरी टीम इंडियन एक्सप्रेस में एक तरह से रिपोर्ट कर रही है। अजीत अंजुम वाले एफआईआर में मेरे 2 सवाल हैं, और वो सवाल जानते हैं क्या है? वो सवाल दरअसल ये है, पहला सवाल ये उठता है कि उसमें यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल किया गया। यानी ये पत्रकार नहीं मानते। क्या पत्रकारिता की भाषा सिर्फ अखबार और टेलीविजन है? पत्रकारिता के पहले 2 स्वरूप थे शुरुआती दौर में, रेडियो था और उसके बाद अखबार था।
बाद में 3 स्वरूप हो गए, रेडियो, टेलीविजन जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते थे, और प्रिंट मीडिया अखबार के लिए 3 स्वरूप हो गए। अब जब इंटरनेट आया, फास्ट इंटरनेट आया, तो चौथा स्वरूप आ गया, डिजिटल स्वरूप। तो आपको पत्रकार लिखने की जगह यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद एफआईआर करना, और एफआईआर में भी झूठे-झूठे दावे। इसके बाद आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के प्रशासन पर तो उनके प्रशासनिक इकबाल पर तो सवाल है ही, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लोग हताहत हो रहे हैं आप देख रहे हैं। उसके साथ-साथ चाय पीने के लिए जो ज्ञानेश कुमार, कई लोग उनका नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता बोलते हैं, जैसे प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे बोलते हैं। तो खैर पांडे, गुप्ता, सिंह, मिश्रा, पासवान, यादव में मैं नहीं जाता। मैं उन्हें ज्ञानेश कुमार ही बोल रहा हूं, लेकिन नाम तो ज्ञानेश कुमार है। तो ज्ञान चक्षु क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि उनके क्रियाकलाप के बाद अगर कोई सच दिखाने का, जिस सच से उन्हें ही मदद मिलती, उस सच को दिखाने के लिए जिस पत्रकार ने जमीन पर जाकर के आईना दिखाया, उसको सम्मानित करने की बजाय एफआईआर किया गया। क्या सिस्टम के द्वारा एक डरा हुआ समाज पैदा करने की जो कोशिशें की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अब लोग डरने वाले नहीं है इससे? जी। देखिए देखिए, यदि समय रहते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पे एक्शन ले लेते, संबंधित जिले में जिस प्रकार से अजीत अंजुम जी के विरुद्ध एफआईआर हुआ, ज्ञानेश कुमार समय रहते वहां के डीएम या वहां जो जिन लोगों ने भी एफआईआर करवाया उनसे बात करते, तो मैं मानता कि ज्ञानेश कुमार की भूमिका इसमें नहीं। लेकिन ज्ञानेश कुमार का कहीं ना कहीं चुप्पी ये बताता है कि उनके सह पे ही एक ये एक्शन लिया गया है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो के कारण अजीत अंजुम जी पे एफआईआर हुआ है। अजीत अंजुम जी की गलती क्या है? चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है उनको बता रहे थे कि क्या जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसको बीएलओ, एसडीएम और बीडीओ या डीएम साहब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपने उस फुटेज में देखा, जिस फुटेज के कारण एफआईआर हुआ है, उसमें वो बीएलओ से पूछ रहे हैं कि क्या आप जब सर्वेक्षण करने जाते हैं तो मतदाताओं को 2 फॉर्म देते हैं? तो बीएलओ ने स्पष्ट कहा नहीं। जबकि एक एसडीएम साहब से, उसी वीडियो में देखिए, एसडीएम साहब से जब अजीत अंजुम सवाल कर रहे हैं कि आपके बीएलओ तो 2 फॉर्म दे नहीं रहे हैं, तो बोले नहीं, हमारे एरिया में, हमारे सब डिवीजन में जितने भी बीएलओ हैं, जब वो जा रहे हैं तो 2 फॉर्म दे रहे हैं। यानी एक फॉर्म में डिटेल भर के ले जाना है, दूसरा में रिसीविंग देना है, एक्नॉलेजमेंट देना है। तो अजीत अंजुम की गलती ये थी कि जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है, जिसको जमीनी स्तर पे फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसको वो दिखा रहे थे। यही गलती है बेचारे की। दूसरी बात ये है कि ज्ञानेश कुमार जी यदि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर स्पष्ट करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि संबंधित जिला में उनके विरुद्ध एफआईआर हुआ तो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया उस अधिकारी पे? और एक्शन नहीं लिया मतलब उनकी भी मिली भगत है। और अजीत अंजुम जी ने दावा किया है कि मैं बिहार छोड़ने वाला नहीं हूं, और मैं तो चैलेंज करता हूं कि मेरी गिरफ्तारी करके दिखाए सरकार। जी। खैर, और सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है, माननीय मुख्यमंत्री को लेकर है। और नीतीश कुमार जी तो इस मिजाज के नहीं माने जाते थे कि पत्रकार सवाल करेंगे और उनके ही अधीनस्थ शासन प्रशासन के अधिकारी उस पत्रकार पे एफआईआर कर देंगे। नीतीश कुमार तो यदि उनके 5 से 25 सालों के कार्यकाल को देखें, 2005 से 2024-25 तक का, तो इस प्रकार के मिजाज के नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। और क्या जो ये डेवलपमेंट हुई है, नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। सवाल दरअसल यही है कि इस दौर में अमृतकाल चल रहा है, और अमृतकाल की हम चर्चा ना करें तो बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि कल मैंने देखा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने, प्रधानमंत्री 18 तारीख को मोतिहारी आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, शहर के गांधी मैदान में संभवतः उनकी रैली होगी, सभा होगी, जो शहर के एक किनारे पर है, लेकिन पूरे जिले के स्कूलों को बंद करा दिया गया। अब पूरे जी पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पहले कहा जाता था। अब नया स्लोगन दे देना चाहिए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, और पीएम की रैली में जाओगे तो बनोगे नवाब। सारा काम छोड़ करके। हाँ भाई, विधायक तो 12 सीटें ही है हमारा जिले में,
बच्चे तो कम से कम पूरे जिले में 2 लाख से ऊपर बच्चे होंगे स्कूल जाने वाले। 2011 के सेंसस में 51 लाख लगभग आबादी थी पूर्वी चंपारण जिले की। आज 14 साल हो गए, 55-56 लाख तो आबादी होगी। पटना के बाद दूसरे नंबर की आबादी है, तो 2-2.5 लाख बच्चे तो होंगे ही। अब 2-2.5 लाख बच्चों का स्कूल, प्रधानमंत्री बताइए, जिला मुख्यालय से कोई 50 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है, उसमें प्रधानमंत्री की रैली से क्या मतलब था? और जिला मुख्यालय हाँ, के मैं बता स्कूलों देता को हूँ। भी प्रधानमंत्री की रैली से क्या मतलब है? अब बिल्कुल। प्रधानमंत्री आए, ऐसा तो कभी होता नहीं था कि प्रधानमंत्री आए और उसके बाद जो है स्कूल बंद कर दिया जाए। उससे तो बेहतर है कि प्रधानमंत्री ना आए। सीधी बात है कि प्रधानमंत्री के आने से अगर पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, तो प्रधानमंत्री रहे साथ रेस कोर्स रोड में। सरकार ने 12 एकड़ का बंगला इस देश ने उन्हें दे रखा है रहने के लिए, वहीं रह करके कामकाज निपटाएं। क्या प्रधानमंत्री विदेश में जहां जाते हैं वहां के स्कूल बंद हो जाते हैं क्या? अभी प्रधानमंत्री साउथ में दक्षिण अमेरिका के 5 देशों के दौरे पर गए थे, क्या वहां स्कूल कॉलेज बंद हो गया था क्या? हम लोगों ने आज तक यही सुना है ऋषि जी, हम लोगों ने आज तक यही सुना है कि जब कोई बड़ी हस्ती जैसे कलाम साहब का निधन हुआ तो एक दिन के लिए स्कूल में छुट्टी की गई। ऐसा कभी नहीं सुना था। पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री के देहांत के अवसर पर छुट्टी करने की परंपरा रही है। ये परंपरा नहीं रही है कि प्रधानमंत्री किसी जिले में आ रहे हैं तो पूरे जिले के स्कूल को बंद कर दो, क्या सरकारी क्या प्राइवेट। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, घरे बैठ करके सुनिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। कठिन सवाल पहले हल करने चाहिए, आसान सवाल बाद में हल करने चाहिए। पंडिताई के पेशे से क्या होता है, तो ट्रेन में सीट नहीं मिलती है तो किसी का हाथ देखना शुरू कर देते थे प्रधानमंत्री जी, तुरंत लोग सीट दे देते थे। यही सब सुनने के लिए लोग घर में बैठे। कहने का मतलब तो यही है देखिए, कि स्कूल मैं बंद आपको करने का क्या दिक्कत है? सवाल जमीनी ये है। स्तर का, जमीनी हम्म, स्तर पे क्या होता है, जब हम्म, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाती है कि देखिए कितने लाखों लोग आए हैं। उस हम्म। लाखों लोगों को कैसे जुटाया जाता है मालूम है? तमाम सरकारी बस, मुर्दाबाद। बीएसआरटी से, बिहार बीएसआर में भी। सुनिए ना, बी हम्म, सुन तो लीजिए। हम्म, बीएसआरटीसी के तमाम सरकारी गाड़ियों को, सरकारी हम्म, गाड़ी किसी रैली के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। हम्म, सरकारी संसाधन किसी रैली के लिए नहीं लगाना चाहिए। हम्म, तमाम सरकारी बसों को लगाया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तमाम जो ये आंगनबाड़ी जो सेविका हैं, तमाम जो सरकारी हम्म, कर्मचारी हैं, उनको भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। हम्म, आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, हो सकता है शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दिया गया हो कि प्रधानमंत्री हम्म। आ रहे हैं, आप तमाम शिक्षक उसमें भाग ले। मौखिक रूप से कहा गया होगा, लिखित में तो कहा नहीं जा सकता है। तो हम्म। सवाल यदि आपने जो सवाल किया है कि बेतिया में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और तमाम मोतिहारी में जिले है, के तमाम मोतिहारी में स्कूलों है, को बेतिया में। मोतिहारी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। क्या हम्म, आदेश ये लिखित में है या मौखिक में है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। यदि हम्म। ये लिखित में आदेश है तो सवाल एस सिद्धार्थ से है, सवाल चीफ सेक्रेटरी अमितलाल मीणा से है, सवाल नीतीश कुमार से है, सवाल सुनील कुमार जी से है। क्या ये प्रावधान है शिक्षा विभाग में कि प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति हम्म। आएंगे, राष्ट्रपति आएंगी तो सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? वो मिसाल तो ये पेश करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोतिहारी में आ रहे हैं, 100% अटेंडेंस बच्चों का होना चाहिए, 100% अटेंडेंस शिक्षकों का होना चाहिए। मिसाल पेश करना चाहिए था वहां नहीं, के जिलाधिकारी प्रधानमंत्री को। मोतिहारी आ रहे थे तो 10 मिनट का टाइम निकाल कर एक केंद्रीय विद्यालय में, राज्य सरकार के स्कूलों में जाते तो सवाल उठता कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय तो है मोतिहारी में, नवोदय विद्यालय तो है मोतिहारी में। आप ये वहां सवाल एक बार बहुत बड़ा चले सवाल जाते, है। वहां जाकर देखते कि कैसे पढ़ाई हो रही है, लोगों को भी अच्छा लगता। और बिना बताए प्रधानमंत्री वहां चले जाते कि चलो नवोदय विद्यालय चलना है, केंद्रीय तो विद्यालय चलना है। केंद्रीय विद्यालय मेरा को ये जाके कहना है, देखना है कि अपनी बिल्डिंग में है या भाड़े की बिल्डिंग में चल रहा है या स्पोर्ट्स क्लब में चल रहा है। अब वो जाके अब देखते, से लोगों कि को अच्छा लगता। अब अब से प्रधानमंत्री कि आ रहे हैं तो स्कूल पढ़ाई लिखाई बंद करो। A+B में ये एक्स्ट्रा A भी मिलता है। यही प्रधानमंत्री बढ़िया मास्टर साहब भी अब अगर होते। अब अब नहीं नहीं, देखिए, ऋषि जी मैं कुछ एक दिन बात पहले सुनिए, ऋषि जी हम्म, एक बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं, मेरा मानना है एससी वर्मा के फिजिक्स का किताब लेकर के अगर वहां से 4 थ्योरम अगर पढ़ाने लायक होते प्रधानमंत्री जी, तो लोग कहता कि हाँ भाई वाकई स्कूल बंद कर दो, आज प्रधानमंत्री जी पढ़ाएंगे भी। आज वहां बताएंगे, प्रूफ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम में प्रूफ करेंगे और उसके साथ साथ न्यूटन के फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को भी प्रूफ करेंगे, बताएंगे। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता भी बताएंगे। कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री, तो लोगों को अच्छा लगता कि पढ़ाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो पढ़ाते हैं महाराज,
वो ज्ञान अगर कोई आदमी पढ़ ले तो उसका परीक्षा में नीचे से रैंक सबसे ऊपर होगा। वो कहते हैं कि भगत सिंह अंडमान जेल भेज दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय में 2013 की बात है, तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य पढ़ाते थे। बताइए, चाणक्य 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय बना। उसी तरह से वो बोल देते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अब बताइए, मौर्य वंश में थे चंद्रगुप्त। उनका इतिहास ज्ञान एक अलग तरह का इतिहास ज्ञान है। रडार को बादलों में छिपा इनका देते हैं। अब बच्चे वो सब पढ़ेंगे तो बताइए, मतलब हमें आश्चर्य होता है कि देखिए देखिए मैं आपका 2 मिनट 2 सेकंड चाहूंगा कि तो जी। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो तमाम सरकारी संसाधनों को झोंकने की क्या जरूरत है? आप हाँ। देखिएगा, और आप संस्कृत यदि का अपना प्रोनाउंसिएशन रिपोर्टर, तो ऐसा होता है, संस्कृत का नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं तो ऐसा होता है जो बच्चों के सामने कोई नहीं नहीं बोलेगा। नहीं नहीं वो नहीं असंसदीय भाषा है नहीं। नहीं, हम कहाँ तो बोल रहे हैं। वो प्रोनाउंस जैसा होता है वो असंसदीय लगता है। जैसे हमारे एक विधायक हैं बचौल साहब, वो क्या छोड़िए छोड़िए लैंड को छोड़िए। क्या लैंड को क्या बोल रहे थे पता नहीं। तो 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 ये प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो तमाम संसाधनों को क्यों झोंका जाता है भीड़ जुटाने के लिए? दूसरी बात, कुछ दिनों पहले उपराष्ट्रपति आए थे मुजफ्फरपुर। आप देखिए जितने गड्ढे हैं रातों रात भर दिए गए। तमाम जो ये जो अवैध कब्जा होता है सड़कों पे, मतलब अवैध पार्किंग होता है, तमाम हटा दिए गए। तो भाई इस प्रकार का स्वागत तमाम संसाधन झोंक देते हैं, क्यों भाई? और ये स्कूल वाली जो खबर बताया है आपने, ये तो बहुत बहुत दुखद बात है। प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भैया हम आ रहे हैं, तुम स्कूल बंद कर दिए। ये तो प्रधानमंत्री को एक तरह से बदनाम किया जा रहा है। जिला प्रशासन जो है प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं कि भाई वो आ रहे हैं, स्कूल बंद करने की घोषणा वो कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर ये ठीक बात तो नहीं कही जाएगी। खैर, चलिए, अब जो हो रहा है वो अमृतकाल है, तो अमृतकाल में पत्रकारों पर एफआईआर होगी। अमृतकाल में प्रधानमंत्री के जाने पर स्कूल बंद हो जाएंगे। अमृतकाल में आपको वोटिंग के ठीक पहले वो आपको एसआईआर के नाम पर के लोगों से कागज मांगने जाएंगे। पत्रकार तो एसेट मानते हैं एफआईआर को। अजीत अंजुम जी ने कहा है ये मेरे लिए पुरस्कार है। जो जी। एफआईआर हुआ है, यानी मेरे पे सरकार के विरुद्ध, सरकार को जगाने का काम हमने किया है, चुनाव आयोग को जगाने का काम किया है। और एफआईआर हुआ तो पुरस्कार है, चुनाव आयोग ने भाई, पुरस्कृत किया पप्पू है कि आपने यादव भी बहुत जा रहे बेहतरीन हैं। काम किया है। पप्पू यादव भी जा रहे हैं उनके समर्थन में बेगूसराय। खैर, पत्रकारों को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं होती, लेकिन पप्पू यादव का हम पत्रकार बिरादरी के लोग आभार व्यक्त करते हैं। वो खुलकर सामने आए। आना भी चाहिए, समाज के अलग अलग सेक्शन के लोगों को खुलकर सामने आना भी चाहिए। जो लेकिन परिस्थितियां हैं, पप्पू यादव को एक सुझाव है, डिबेट में आते हैं तो थोड़ा गंभीरता से बोला करें। वो बहुत मेहनती नेता उनसे अधिक मेहनत शायद ही कोई नेता करता होगा। लेकिन जब वो जी डिबेट में आते हैं, कहना क्या चाहते हैं कह कुछ और जाते हैं। तो जी। मेरा अरे देखिए ना, एक सुझाव है कितनी अच्छी उनसे। बात, कितनी अच्छी बात उन्होंने भोजपुरी गाने में फैल रही अश्लीलता के बारे में बोला। अश्लीलता वाली बात को लोग काट दे रहे हैं, और उस गाने वाले को उतना दूर जो गा के उन्होंने बताया है, उसको लेकर के अलग अलग मीम बन रहे हैं। तो ये आजकल मीम का जमाना है, और इस मीम के जमाने में निश्चित तौर पर मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र ही कहीं मीम तो नहीं बन गया है। देखिए, आज चाय वार्ता में क्या होता है। कल नायडू ने चाय को कड़वा तो बना दिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी ऋषि जी, संक्षेप। आपके कार्यक्रम को इतना देखा जा रहा है कि मैं कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर गया था, तो एक चौक पे एक व्यक्ति ने मुझे मतलब पहचानते हुए कहा, अरे भैया आप लोग तो अभिषेक ऋषि जी वाले ऋषि जी हैं। बोले जी जी, अरे आप लोगों के कार्यक्रम को मैं डेली देखता हूँ। जी, तो आपके इस कार्यक्रम की पॉपुलैरिटी खूब बढ़ रही है। लोग चलिए, लोग धन्यवाद। आइडेंटिफाई करने लगे हैं। देखिए, चलिए, हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं तो जनता की तरफ से, और जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिलती है, जब ये वास्तविक खबर होती है, या जो राजनीति में जो दिखाई दे रहा है, घटनाक्रम किधर जा रहा है, सामाजिक मुद्दे किस तरह से राजनीतिक मुद्दे बनते जा रहे हैं, तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। आज ही हम चर्चा कर रहे थे नायडू की चिट्ठी पर, लेकिन पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन का फरमान निश्चित तौर पर कहीं से भी मौजूदा दौर में एक लोकतांत्रिक रवायत की का आदर्श अनुसरण करता हुआ दिखाई नहीं देता, तो उसे भी हम लोगों ने सवालों के घेरे में लिया। तो सवाल हम करते रहेंगे। अजीत अंजुम पर एफआईआर की निंदा हम करते रहेंगे। किसी भी पत्रकार पर नमक रोटी जिस पर
स्थानीय पत्रकार ने नमक रोटी मिड डे मील में दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको भी दिखाया, तब भी हम लोगों ने निंदा की थी। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसकी भी निंदा की थी। सच दिखाना हमारा काम है, जनता के मुद्दों को सामने लाना हमारा काम है, नेताओं के मुद्दों को सामने लाना हमारा काम कतई नहीं है। वो उनका काम है गठबंधन, हम आपको खबर दे देंगे किसका किससे गठबंधन हो रहा है। लेकिन नेताओं के लिए प्रचार का काम वो उनके प्रवक्ता जो करते हैं टीवी पर, काँव-काँव, झाँव-झाँव जो आप देखते हैं, वो वहीं तक रहने दीजिए मुर्गा गोदी मीडिया में। हुँ? मुर्गा लगाने का काम। हाँ, नहीं, नहीं, मुर्गे भी एक चीज़ देखिए, मुर्गे भी बड़ी डिग्निटी से लड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। खैर, जो भी हो रहा चलिए, है, अब आगे-आगे देखिए क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।